मैं आपको स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ। आज हम पढ़ेंगे 302 में कल जो हमने पढ़ा था उसी को लेकर आगे चलेंगे। मैंने लगी होगी हिंदी की उपभाषा है और बोलियां। फ्रेंड, 302 का ये दूसरे यूनिट का अंतिम पॉइंट है। हमने 302 में पहले यूनिट को पूरी तरह से पढ़ लिया है। भाषा के स्वरूप को लेकर भारतीय कुल और द्रविड़ कुल, उन सब की बातें हमने बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझाई है। आप लोगों ने उसको बड़े ध्यान से सुना है, काफी समय हमने उसमें दिया। तत्पश्चात हमने शुरू किया भारतीय आर्य भाषाओं के विकास क्रम को लेकर और उसमें हम चल रहे थे और आज हम उस पायदान पर पहुंचे हैं जिसमें आप लोगों को मुझे हिंदी की उपभाषा और बोलियों पर समझाना है। गत लेक्चर में मैंने आप लोगों को मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का परिचय दिया था और उसमें हमने अलग अलग 3 जो भाग है उसका परिचय लिया था। 2 मिनट के लिए मैं आपको याद करवा दूं कि आप लोगों को पाली या प्रथम प्राकृत, फिर प्राकृत या द्वितीय प्राकृत और अपभ्रंश या तृतीय प्राकृत का परिचय दिया था हमने। और उसके बाद जो पॉइंट आता था वो था आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का, जिसमें मैंने आप लोगों को सिंधी, लहंदा, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बिहारी, असमी, उड़िया, बंगाली और हिंदी, इन भाषाओं का परिचय दिया था। और हम उस मकाम पर आ गए जहां से हमें हिंदी को लेकर अब समझना है विस्तृत रूप में, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था हिंदी भारत की केंद्रीय एवं प्रमुख आर्य भाषा है और इसमें 5 उपभाषाएं व 18 बोलियां है मित्रों। तो जो 5 उपभाषाएं उसको मिलाकर उसके साथ जितनी भी बोलियां जुड़ी हुई है उसका आज हम परिचय लेंगे। माइक्रोफोन बंद करो। इसका माइक्रोफोन ऑन है। जब भी आप जुड़ो तो आपका माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए और उसके बाद आप लोग जब मैं कहूँ कि आप लोग अब जुड़ जाइए आप बोलने के लिए, तब आप लोग बिल्कुल आपका माइक्रोफोन ऑन कर सकते हो। अभी हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं तो मैं चाहता हूँ जब तक मैं ये कंप्लीट कर लूँ तब तक आप लोगों को माइक्रोफोन ऑफ रखना है। जब मैं कहूँ कि अब आपको कुछ पूछना है या कोई बात है और अगर बीच में किसी को कोई बात पूछनी है तो भी वो लास्ट में मैं आपको 5 मिनट दूंगा, उससे में आप पूछना। तो आइए मैं आप लोगों को फिर से ले जाता हूँ उसी स्क्रीन पर जहाँ पर हम कल बात करने की शुरुआत कर दी थी हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। तो हिंदी जो प्रमुख आर्य भाषा है इसमें 5 उपभाषाएं मित्रों और उसकी 18 बोलियां है। इसका आज हमें परिचय लेना है। तो हम लोग जो हिंदी को पढ़ रहे हैं मित्रों, हम हिंदी समग्रतया पढ़ रहे हैं, उसमें कितनी भाषाएं आती है आज आपको मैं बता रहा हूँ। हिंदी का प्रदेश जो है कितना विशालतम प्रदेश है, जो पूरा एक भाग लिए हुए कि नर्मदा तट का इलाका और वहां से ऊपर का जो भाग है उत्तरी भारत जिसे आप कहते हैं, वो समग्र पट्टा हिंदी प्रदेश में आता है। और वो ये आपका यूनिट दूसरे यूनिट का अंतिम पॉइंट है। तो आइए इसमें आप लोग बड़े ध्यान से सुनना और सामने आपके स्क्रीन पर भी दिखाई दे तो आप उसे भी ध्यान में लेना कि संसार में अनेक भाषाएं तथा बोलियां है। तो प्रसिद्ध लोकोक्ति है सब आप जानते हैं, 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी, सीधी सी बात है।
ये चारकोस पर पानी का टेस्ट यानी स्वाद बदलता है। आप कहीं भी दूसरे प्रदेश में जाते हैं, आपके गांव से दूसरे थोड़े, तो आपको पानी का टेस्ट अलग लगता है। तो 8 कोस पर पानी यानी बानी यानी कि बोलियां वो भी बदलती है। आपको मैं बताऊं कि आप अहमदाबाद में आते हैं तो अलग कुछ मिलता है। आप धोलका छोड़ो, धोलका के आगे चले जाओ, बाल प्रदेश को आगे छोड़कर धंधो, तो वहां पर बोली बदल जाएगी। इवन आप वटामन क्रॉस वटामन तक आते हैं तो बोलियां बदलती है। 8 कोस पे बयानी बदलती है। और इसीलिए बिल्कुल सही है कि भौगोलिक दृष्टि से हिंदी का क्षेत्र देखिए, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक है। इतना बड़ा पृष्ठ एक रहा है कि हिंदी का क्षेत्र उत्तर में हिमालय आप देखते ही खड़ा है, वहां से लेकर हमारी दक्षिण यानी नर्मदा जो बहती है वहां तक का पूरा इलाका, यानी मध्य भारत तक का इलाका, मध्य भारत से भी थोड़ा आगे, तो वो भाग हिंदी क्षेत्र में गिना जाता है। भाषा शास्त्र की दृष्टि से इस प्रदेश में बोली जाने वाली सभी बोलियां हिंदी की बोलियां कहलाएगी। सीधी सी बात है कि इस प्रदेश में जो भी बोलियां बोली जाती है भले वो अलग अलग है, और बोलियां किसकी कही जाएगी? हिंदी की बोलियां कही जाएगी। और डॉक्टर ग्रियर्सन ने इस समस्त भूभाग को 5 उपभाषा में विभक्त किया है, जिसके अंतर्गत 18 बोलियां उन्होंने खोजी है। तो ग्रियर्सन के इस मत को भाषा वैज्ञानिक सही मानते हैं, और उनका आधार हम लोग पढ़ाई में भी लेते हैं। तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने, मैंने पहले भी कहा था जब भाषा का स्वरूप समझा रहा था, कि भाषा के उद्भव में ग्रियर्सन का बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। उन्होंने काफी खोजबीन करके हिंदी को तैयार किया था। तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने इन समस्त भूभाग को 5 उपभाषाओं में विभक्त करके उसमें जो बोलियां बोली जाती थी उसको गिन कर रखा, तो वो 18 आती है। आपको एक प्रश्न पूछा जा सकता है एक एक वाक्य में कि ग्रियर्सन के मत के हिसाब से जो हिंदी प्रदेश के 5 खंड उपभाषाओं की वो कौन कौन, आपको नाम बताने पड़े। और ऐसा भी पूछे कि इन 5 उपभाषाओं विभक्त की गई बोलियां कुल कितनी है, संख्या मात्र, तो 18। इस तरह से आप ये ध्यान रखना। और ये 5 उपभाषाएं आपके स्क्रीन पर आ रही है। पहली है पश्चिमी हिंदी, दूसरी है पूर्वी हिंदी, तीसरी है राजस्थानी, चौथी है बिहारी और 5वीं है पहाड़ी। कल मैंने इस पर आपको बताया था कि 5 अलग अलग भाग है। आप मैप देखेंगे तो मैप के हिसाब से आप लोगों को ये पूरी तरह से दिखाई देगा। पश्चिम हिंदी तो अपने प्रदेश के साइड का जो है गुजरात को लेकर वो, पूर्वी हिंदी असम को लेकर, राजस्थानी अलग है, बिहारी अलग है और पहाड़ी अलग है। तो आइए, पहली है पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी के भूमिका को लेकर कहा गया है कि पश्चिमी हिंदी शौसैनी प्राकृत के अपभ्रंश रूप से उद्भवित होने के कारण शौसैनी से प्रभावित है। भौगोलिक दृष्टि से पश्चिमी हिंदी राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी और मराठी से घिरी होने के कारण इनसे प्रभावित है। पश्चिम हिंदी की 5 बोलियां मानी जाती है। उसमें पहली है खड़ी बोली, जिसे आज हम सब लोग बोलते हैं, वही हिंदी की जो सबसे प्रचलित। दूसरी है ब्रज, जो ब्रज मंडल कहा जाता है। ब्रज प्रदेश जो है मथुरा, गोकुल, वृंदावन का तो पूरा ब्रज मंडल है वो। बुंदेली, तो बुंदेलखंड का एरिया जो एमपी के आसपास का इलाका है, एमपी में ही गिनते हैं इसे, वो बुंदेली। हरियाणा, जो पंजाब प्रांत के पास का एक प्रदेश हरियाणा, उसके आसपास रोहतक है, हिसार है, वो एरिया। और कन्नौज जो पहाड़, कन्नौज प्रदेश को लेकर आई है। तो भौगोलिक दृष्टि से मित्रों, पश्चिम हिंदी राजस्थानी, गुजराती और पंजाबी और मराठी से घिरी है। बट नेचुरल, सीधी सी बात है कि जिस प्रदेश से ये हिंदी गिरी है तो उस प्रदेश की असर वहां रहेगी और उस प्रदेश के प्रभाव को भी वो लेकर आएगी। तो आइए, पहली मैं बात करूं आपके सामने खड़ी बोली का। खड़ी बोली के अनेक नाम बताए जाते हैं, जैसे हिंदुस्तानी, नागरी, सर हिंदी और कोरवी। ये नाम जो है वो खड़ी बोली को ही कहते हैं। पहले था हिंदुस्तानी। मैं आपको बता सकता हूँ कि गांधी जी ने जब भारत आजाद नहीं हुआ था उससे पहले ही उन्होंने घोषणा कर दी थी कि भारत की एक भाषा होनी चाहिए, क्योंकि तब भारत की कोई भाषा नहीं थी।
हर प्रांत, हर जो रजवाड़े थे उनकी अलग अलग भाषाएं थी। और आप सब जानते हैं कि 1857 का विप्लव असफल होने के पीछे एक कारण हमारी भाषा का भी रहा है कि एक भाषा नहीं थी, हर प्रांत की अलग भाषा थी। इसीलिए जब संदेश भेजे जा रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, तो वो भाषा न समझने के कारण अर्थ का अनर्थ हुआ था। तो दक्षिण में से जब झांसी में कोई संदेश आता था तो बदल जाता था रूप, इसलिए कोई समझ नहीं पा रहा था। तो एक कारण ये भी गिना जाता है। और इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि हिंदुस्तान की भाषा हिंदी हिंदुस्तानी होनी चाहिए। उस समय उन्होंने बात कही थी, इसीलिए खड़ी बोली को हिंदुस्तानी नागरिक सर हिंदी और कोरेली कहते हैं। खड़ी बोली पश्चिम सहेलखंड, गंगा के उत्तरी दोआब तथा अंबाला जिले की उपभाषाएं है। यह बोली मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, देहरादून, रामपुर, बिजनौर, दिल्ली आदि स्थानों पर बोली जाती है। मित्रों, जब आपको ये मैं नाम बोल रहा हूँ प्रदेश के शहरों के, तो अगर आप मैप को भी ध्यान में लोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये पूरा इलाका दिल्ली आसपास का जो उत्तर प्रदेश का भाग है वो, तो भी आपको पता चलेगा कि खड़ी बोली का प्रभाव कहाँ है। तो पश्चिमी सहेलखंड, गंगा के उत्तरी दोआब और अंबाला जिला जो पंजाब के पास, यह बोली देखिए मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, देहरादून, रामपुर, बिजनौर, दिल्ली, ये तमाम स्थानों पर बोली जाती है। आप वहां जाएंगे तो आपको उसका एक पूरा शुद्ध रूप देखने को मिलेगा। और वहां पर मेरठ की हिंदी अलग थोड़ी लगती है, देहरादून की अलग लगती है। तो ये खड़ी बोली है वहां की। इसकी शब्दावली अरबी फारसी से प्रभावित है। इसमें आप देखिए अरबी शब्द भी प्रयुक्त होते हैं और फारसी शब्द भी होते हैं। इस बोली ने आज साहित्यिक भाषा का रूप ले लिया है, जिसे हम पढ़ रहे हैं वो रूप। आपको हम लोग हिंदी में जो पढ़ा रहे हैं वो रूप साहित्यिक भाषा, इसीलिए इसे कहा जाता है। सर्वप्रथम अमीर खुसरो के काव्य में इसका प्रयोग देखने को मिलता था और रिसर्च के बाद पता चला था अमीर खुसरो ने इसका प्रयोग बहुत अपने समय में किया था। एक मैंने पद रखा है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। ये पहेलियां थी। और इस पहेली को लिखने की जो काव्य पंक्तियां देखिए आप, बिल्कुल सरल भाषा है। तो ये कब प्रचलित हुई थी, प्रयोग किया था अमीर खुसरो ने, तो सबकी समझ में आ रहा था। और हरिओट का प्रिय प्रवास खड़ी बोली का पहला काव्य कहा जाता है। ये भी आप लोग खास ध्यान रखना, एक एक वाक्य में पूछा जाता है कि प्रयोग कौन सा महाकाव्य खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य गिना गया है। हरिओट का प्रिय प्रवास। तो ये एक पहेली है, जैसे एक था मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। गुजराती में जैसे हम कहते हैं ना उखाड़ा, बस ये है पहेली। अब इसमें आपको अगर समझ में आता तो इसका अर्थ भी आपको समझ में आ जाए कि ये क्या कहना चाहते हैं। ये कवि ने आकाश को कहा है, एक साल यानी एक पूरा साल मोती से भरा। तारा तारा सितारे जो है, तारे सितारे वो मोती जैसे है, सबके सिर पर होता, अपने सिर पर यानी हमारे ऊपर है आकाश। चारों ओर वह थाली फिर, ये पूरे पृथ्वी ब्रह्मांड में फिर रहे मोती, इससे एक भी इसमें से मोती नहीं दिखता, यानी तारों की बात की यहाँ पर। और अब आती है ब्रज। ब्रज यानी क्या? यह ब्रज मंडल से बोली है। विशुद्ध रूप में यह बोली मथुरा, आगरा, अलीगढ़ तथा धौलपुर में बोली जाती है। देखिए मैं अभी बोल रहा था ब्रज मंडल, वो है मथुरा प्रदेश, आगरा प्रदेश, अलीगढ़ और धौलपुर। गुरुग्राम, भरतपुर, करौली तथा ग्वालियर के पश्चिमोत्तर भाग में इस बोली में राजस्थान में बुंदेली की कुछ झलक दिखाई देती है। इसका कारण है कि वो प्रदेश के हिसाब से इसमें असर है। गुरुग्राम वही है जिसे पहले गुड़गांव कहते थे मित्रों, अब उसका नाम बदल गया, इसलिए मैंने गुरुग्राम ही लिखा। बाकी गुड़गांव कहते हैं। भरतपुर पूरे एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के सीमावर्ती, जो उत्तर प्रदेश को लगती है। करौली, ग्वालियर जो एमपी का एक बहुत बड़ा शहर। और पश्चिमोत्तर भाग में इस बोली की राजस्थान बुंदेली की कुछ जगह। सीधी सी बात है, राजस्थान का भरतपुर इसलिए इसमें वो भाग रहेगा। ग्वालियर एमपी का है तो बुंदेली खंड बुंदेल प्रांत कहते वो है, इसलिए उसकी झलक वहां दिखती है।
मध्यकालीन साहित्य की यह प्रमुख भाषाओं ने क्या कहा, इसका नाम ब्रज भाषा हो गया है मित्रों। ये प्रमुख भाषा है मध्यकाल, क्योंकि ब्रज साहित्य बहुत विस्तृत है। ब्रज भाषा का संपूर्ण साहित्य कृष्ण पर है, जिसके प्रमुख कवि सूरदास और नंददास है। आप सब जानते हैं कि ब्रज भाषा में जितने भी कविताएं लिखी गई वो ज्यादातर कृष्ण को लेकर, उनके जीवन को लेकर लिखी गई है। और सूरदास और नंददास ने तो विशेष लिखा है, मैया मोही में नहीं माखन खायो, वो आप सब जानते हैं, दाऊ बहुत चिड़ायो मोही। तो ये सारे बात, ये बात है भ्रमर गीत सात इसी में है, ये बात। तीसरी है बुंदेल, जो बुंदेलखंड की उपभाषा है मित्रों। इसका शुद्ध रूप आपको झांसी, ग्वालियर, भोपाल, जालौन, ओरछा, हमीरपुर आदि में दिखाई देता है। बुंदेली और ब्रज भाषा में बहुत साम्य है। लाल कवि ने बुंदेली में छत्र प्रकाश नामक ग्रंथ भी लिखा है मित्रों। बुंदेलखंड की उपभाषा बुंदेली है। उसका जो प्रदेश है वो झांसी, ग्वालियर, भोपाल, आप देखिए सारा बुंदेलखंड कहा जाता है। जालौन, ओरछा, हमीरपुर आदि बात है। मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आ रही है साहित्य की, इसलिए मैं एक संकेत दूँ कि आप लोग अगर पढ़ने की बहुत इच्छा रखते हैं तो मैं कहूँ गुजराती में बहुत अच्छे एक जासूसी नॉवेलिस्ट हो गए, और उनके बहुत सारी नॉवेल उन्होंने जो लिखी है वो बुंदेलखंड के प्रदेश के आधार पर लिखी है। और उनके बहुत सारे नॉवेल इतनी विश्व प्रसिद्ध हुई है कि आप अगर मित्रों उसे एक बार पकड़ते पढ़ने के लिए तो जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक आप उसे छोड़ नहीं सकते। इतनी सस्पेंस, इतनी आकर्षक वह नॉवेल है। और हम्म, मैं नाम बोल रहा हूँ अभी, पर मैंने उनको बहुत पढ़ा है। मैं आपको भी नाम आज याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। और उनके एक एक नहीं अनेकों भाग निकले हुए हैं। तो आप लोग ये अगर बुंदेलखंड को देखना चाहते हैं, क्योंकि उसमें जो वर्णन किए गए हैं बुंदेलखंड के, झांसी, ग्वालियर, भोपाल आदि, और आप जानते हैं कि वो चंबल की खीन होते हैं जिसमें चंबल के डाकू रहते हैं, वो सारे वर्णन वहाँ मिलते हैं। तो वो सारी बातें उस उपन्यासों में देखने को मिलते हैं। चौथी इसकी बोली हरियाणा, इसे बांगरू भी कहते हैं मित्रों। यह दिल्ली, रोहतक, करनाल, हिसार, नाभा, पटियाला आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। देखिए हरियाणा का ही प्रदेश है और इसे बांगरू भी एक नाम दिया गया है। खास याद रखना, बांगरू इस भाषा का दूसरा नाम है तो हरियाणी, या हरियाणी का दूसरा नाम क्या है, बांगरू, ऐसे आपका जवाब होना चाहिए। और यह दिल्ली, रोहतक, करनाल, हिसार, नाभा, पटियाला आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। वास्तव में यह पंजाबी व राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली है। इसमें मिश्रण है, और वह मिश्रण कैसा है कि जो पंजाब और राजस्थान के प्रदेश को कवर करते, इसलिए इसमें ये प्रदेश के जो लोकल शब्द है वो भी इसमें समाहित है। दिल्ली देखिए हरियाणा से जुड़ा हुआ है, रोहतक हरियाणा का है, करनाल हरियाणा, हिसार हरियाणा, नाभा हरियाणा, पटियाला पंजाब, ये सब सीमावर्ती इलाके हैं। इसलिए इसमें पंजाबी और राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली है। पांचवी कन्नौजी, प्राचीन कन्नौज की भाषा होने के कारण इसे कन्नौजी कहा जाता है मित्रों। इस बोली का क्षेत्र ब्रजभाषा और अवधि के बीच में है। आप एक ध्यान रखें तो ब्रजभाषा मंडल और अवध, अवध यानी अयोध्या, आज हम कहते हैं वो अवधपुरी कहा जाता है, तो वो अवध प्रदेश था। अयोध्या के आसपास का पूरा इलाका, वहां पर अवधी भाषा बोली जाती है। अवधि में भी बहुत बड़ा साहित्य है, जैसे ब्रज भाषा का साहित्य है अवधि का भी है। तो इस बोली का क्षेत्र ब्रजभाषा और अवधि के बीच का है। इसका केंद्र फर्रुखाबाद है। यह शाहजहांपुर, पीलीभीत, इटावा, कानपुर में बोली जाती है। पांचाली को ही आज की कन्नौजी कहा जाता है। साहित्य की दृष्टि से इसका विशेष महत्व नहीं है इस भाषा। पांचवी आती है जो दूसरा भाग है मित्रों। तो इस तरह से जो पूरी
हमने ये बात देखी पश्चिम हिंदी में, वो 5 भाषाओं की खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, हरियाणी और कन्नौजी। अब है दूसरा भाग, वह है पूर्वी हिंदी का। पूर्वी हिंदी का संबंध अर्धमागधी प्राकृत से है, इसलिए एक और वह शोरसेनी प्राकृत के अपभ्रंश से प्रभावित है, तो दूसरी ओर मागधी प्राकृत के अपभ्रंश रूप से। इसका क्षेत्र पश्चिमी हिंदी और बिहारी के बीच में है। लखनऊ, फैजाबाद आदि जिले इसके मुख्य केंद्र है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ इसकी प्रमुख बोलियां है। मित्रों, आप इसे देखिए, पूर्वी हिंदी का पूरा इलाका मागधी प्राकृत, मैंने कल कहा था मगध प्रांत को लेकर मागधी, और इसका क्षेत्र पश्चिम हिंदी व बिहारी के बीच। बिहार प्रांत वही मगध प्रांत कहा जाता है। जैसे लखनऊ है, उसके आसपास का फैजाबाद है आदि जिले इसके मुख्य केंद्र है, क्योंकि आप देखेंगे तो लखनऊ और ये सब नजदीक के केंद्र है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ इसकी प्रमुख बोलियां है, और इसकी प्रमुख 3 बोलियों में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है। तो जो अवधि है वह अवधि शब्द संस्कृत का ही है, जो अयोध्या का विकसित रूप कहा जाता है। और यह जो अवधी भाषा है वह अवध क्षेत्र की मुख्य भाषा रही है। हरदोई जिले को छोड़कर शेष बोली अवधी है। यह लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, फैजाबाद, सीतापुर, गोंडा, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ आदि में बोली जाती है। मित्रों, बिहार के मुसलमान अधिकतर अवधी भाषा को बोलते हैं, और जायसी का पद्मावत और तुलसी का रामचरितमानस इसी भाषा की प्रसिद्ध कृतियां है। मैंने आपको कहा था अवध प्रांत अयोध्या, और तुलसीदास का रामचरितमानस से जितनी भी चौपाया है सब कुछ जो हमें कंठस्थ भी है और बोलते भी है, हमें अलग थोड़े शब्द लगते हैं, लेकिन वो अवधि है जो बोली थी एक समय की। और उसमें जब साहित्य लिखा गया तो फिर वैज्ञानिकों ने उसे अवध भाषा भी उसे नाम दे दिया। जैसे आप सुनते रघुकुलरी सदा चली आई, प्राण जाहु पर बचने न जाए। जैसे आपको मैं कहूँ सुंदरकांड है या हनुमान चालीसा आप ले लीजिए, उसमें जो चौपाई आती है, अगर आप लोग हर शनिवार को जब पठन करते हैं और अगर ध्यान से पठन करते हो तो आपको पता चलना चाहिए कि उसके शब्द, उसकी भाषा अलग रूप है। आप बोल जाते हैं मशीन की तरह, लेकिन कुछ शब्द देखिए वहाँ स का उच्चार श का उच्चार नहीं होता वहाँ पर। तो ये चीज उसकी खासियत होती है। जैसे जय श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधारि, बरनउँ रघुपर विमल जस जो दायक फलचारि। इस तरह से तो वो अवधी भाषा है। दूसरी इसकी है बघेली। अवधी के दक्षिण में बघेली का क्षेत्र है मित्रों, न बहुत बड़ा और बहुत क्षत्रियों के कारण इसका नाम बघेली पड़ा है, क्योंकि जो अवध का दक्षिण भाग है वो बघेली क्षेत्र है, और बघेल खंड तथा बघेल क्षत्रियों के कारण इसका नाम बघेली है। जैसे रीवा राज्य इसका केंद्र है, जबकि जबलपुर, फतेहपुर, बालाघाट के कुछ भाग में ये बोली जाती है। इतना इलाका है इसका। और अब छत्तीसगढ़ी, आज तो एक पूरा प्रदेश हो गया है छत्तीसगढ़, तो वहाँ की बात है तो छत्तीसगढ़ी बोली छत्तीसगढ़ी कहलाती है। इसके अन्य नाम भी है, जैसे लरिया या खलहाटी, ऐसा भी कहा जाता है। तो ये इसका एक अलग नाम भी है छत्तीसगढ़ी का। और यह रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, उदयपुर तथा जयपुर आदि राज्यों में बोली जाती है ये छत्तीसगढ़ी। इस तरह से ये जो प्रमुख 3 बोलियां है इसकी पूर्वी हिंदी की, इसकी जो मैंने बात की यहाँ पर है। बाद में तीसरा जो भाग आता है वह राजस्थानी का। राजस्थानी में 4 बोलियां हैं, मेवाती, मालवी, जयपुरी, मारवाड़ी। तो ये 4 बोलियां राजस्थानी की कहलाती है।
आप लोगों को अभी तक ऐसा एक अंदाजा होगा कि राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है। ना, बिल्कुल नहीं मित्र। हर प्रदेश के हिसाब से वहाँ अलग अलग बोली है। जैसे मेवाती, तो मेवाड़ जो प्रांत है, महाराजा महाराणा प्रताप मेवाड़ के, तो वो जो प्रदेश था पूरा, वहाँ मेवाती भाषा थी। मालव प्रदेश में मालवी है। जयपुर जिसे जो बड़ी सिटी, वो जयपुर ही पूरी एक बोली है। और मारवाड़ी प्रदेश, मारवाड़ है वहाँ, तो वहाँ की बोली जो है वो मारवाड़ी कहलाती है। तो ये पंजाब के दक्षिण का राजस्थानी भूभाग राजस्थानी भाषा का क्षेत्र है। एक और पंजाब की सीमा भी इससे जुड़ती है, तो दक्षिण का जो भाग है वो राजस्थान से जुड़ता है। तो राजस्थानी भाषा का इसे क्षेत्र कहते हैं। इसकी सीमाएं एक और पंजाब, तो हम दूसरी ओर गुजरात से मिलती है। हम जानते हैं क्योंकि बार बार हम गुजरात से राजस्थान जाते रहते। उत्पत्ति की दृष्टि से इसका संबंध शोष यानी प्राकृत से है, जिसमें मेवाती, मालवी, जयपुरी और मारवाड़ी प्रमुख बोलियां हैं। मेवाती को लेकर ये कहा जाता है पहली जो उत्तरी राजस्थान की एक बोली है मित्रों। उत्तर का जो राजस्थान है वहाँ, या उसमें क्या है, कौन कौन से शहर आते हैं? भरतपुर, अलवर, गुड़गांव जिले के आसपास बोली जाती है। मेवाती पर ब्रज भाषा का प्रभाव होगा, सामान्य बात है, क्योंकि मेवा जो मैंने भरतपुर, अलवर और गुड़गांव अभी कहा, वो ब्रज मंडल से जुड़े हुए हैं, इसलिए इस पर इसका प्रभाव रहना स्वाभाविक है। मालवी या दक्षिणी राजस्थान की बोली है मित्रों, जिसे मालवा प्रदेश की बोली कहा जाता है, या इंदौर और उज्जैन में बोली जाती है। यानी ये आ, आज कहे तो ये मध्य प्रदेश में है, दोनों क्षेत्र इंदौर और उज्जैन, लेकिन सीमावर्ती, इसलिए इसे राजस्थानी में ही गिना गया है। तीसरी है जयपुरी, जो पूर्वी राजस्थान की बोली कही गई है। ये जयपुर तथा आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। बूंदी और कोटा में बोली जाने वाली हाड़ौती इसकी उपबोलियां है। और जयपुरी बोलने वालों की संख्या लगभग हम कहें तो आज से करीबन 50 लाख के आसपास हो सकती है, क्योंकि इसका विस्तार ज्यादा है। आप कोटा का नाम सुनते हैं, आप बूंदी का नाम सुनते हैं, तो ये, और जयपुर को आप जानते हैं कि कितना बड़ा इलाका है राजस्थान का। चौथी है इसकी बोली, वो है मारवाड़ी। पश्चिमी राजस्थान की बोली मारवाड़ी, जो हमारे गुजरात से थोड़ा आगे का था। मारवाड़ की भाषा होने के कारण इसका नाम मारवाड़ी पड़ा है। इसका क्षेत्र मारवाड़ और मेवाड़ दोनों का है। शुद्ध मारवाड़ी जोधपुर और उसके आसपास बोली जाती है। मित्रों, जोधपुर, जबलपुर, अरे जोधपुर और जैसलमेर अगर घूमने जाते हैं तो वहाँ जो राजस्थानी बोलते हैं वो लोग, वो मारवाड़ी होती है। अटेग्यो कटेग्यो ऐसा जो बोलते हैं वो उसमें आता है। मेवाड़ी में कम आता है। अटेग्यो फटेग्यो ऐसा बोला जाता है। आप कई राजस्थानी को सुनते थे जिमियो जिमड़ियो ऐसा बोलते हैं कई लोग, यानी खाना खाया। तो ये सारी बातें वो मारवाड़ी की बोली है। तो ये शुद्ध जो रूप हमें दिखने को मिलता है जोधपुर और उसके आसपास बोली जाती है। कुछ मिश्रित रूपों में या अजमेर, किशनगढ़, सिरोही, बीकानेर, जयपुर आदि में भी बोली जाती है। मारवाड़ी का साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। मीरा इसकी प्रमुख कवियत्री है। आप जानते हैं मीरा के जो काव्य है, कविता है, उसने तो गुजराती में भी लिखा है, क्योंकि वो बाद में गुजरात आ गई थी, तो मारवाड़ राजस्थान में थी, तब तक उन्होंने उस भाषा में भी अपना साहित्य दिया है। तो उसकी प्रमुख कवियत्री मीराबाई है। इस तरह से ये तीसरा जो भाग था अ, हिंदी की उपभाषाओं का, वो राजस्थानी। इसकी कुल 4 बोलियां, मेवाती, मालवी, जयपुरी और मारवाड़ी। अब आगे है चौथा भाग, वो है बिहारी। और बिहारी का जो भाग है वो मैं आपको कल भी बता रहा था कि बिहार प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की यह भाषा है बिहारी। इसके उत्तर में पहाड़ी बोलियां, पूर्व में बंगला, दक्षिण में उड़िया और पश्चिम में पूर्वी हिंदी का क्षेत्र है मित्रों। कल हम बात कर रहे थे इस पर, इसलिए आपको ध्यान में रहेगा कि यह बिहार की ही उत्तर जो भाग है
इसमें पहाड़ी बोलियां भी समाहित हो जाती है कुछ जगह से। पूर्व में बंगला है इसलिए बंगाली, दक्षिण में उड़ीसा है तो उड़िया, पश्चिम में पूर्वी हिंदी का क्षेत्र है। बिहार की उत्पत्ति यद्यपि मागधी से होती है, मगध की वजह से, और इसका पारिवारिक संबंध बंगला से भी है, किंतु ऐतिहासिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक संबंधों के आधार पर यह हिंदी के इतने निकट आ गई है कि इसे हिंदी समुदाय की भाषा ही माना गया है। बिहार की प्रमुख 3 बोलियां आपकी स्क्रीन पर है, भोजपुरी, मगही और मैथिली। भोजपुरी को तो आप जानते हैं, बहुत बड़ा साहित्य है, इसमें भी लिखा गया है। आज तो ऐसा कहते हैं कि जैसे गुजरात फिल्म इंडस्ट्री है, हिंदी फिल्मों की इंडस्ट्री, ऐसे भोजपुरी फिल्मों की अलग इंडस्ट्री है, बहुत सक्सेस जाते हैं वहाँ के हीरो। आपने कई हीरो को देखा भी है, और आपने कभी यूट्यूब पर देखा तो भोजपुरी फिल्में भी देखने को मिलती है। तो पहली है भोजपुरी भाषा। बिहार के शाहबादा जिले में भोजपुरी एक छोटा सा कस्बा है, इसी के आधार पर इसका नाम पड़ा है। मतलब यह बनारस, मिर्जापुर, जौनपुर, गाजीपुर, गोरखपुर, आजमगढ़ तथा छोटा नागपुर में बोली जाती है। मित्र, बहुत बड़ा विस्तार है इसका। जौनपुर का नाम सुना होगा आपने, बनारस का भी नाम सुना है, बनारस गंगा घाट वाला ही, और गोरखपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, सब जो नाम सुने हैं, वो छोटा नागपुर, वहां पर ये बोली जाती है। कबीरदास, धर्मदास जैसे प्राचीन कवियों ने भोजपुरी में रचनाएं की है। उनकी रचनाओं को आप देखेंगे तो वो इसमें जो प्रयोग किया गया भाषा का वह भोजपुरी है। तो भोजपुरी का एक अलग साहित्य रहा है। दूसरी है मगही। मगही मागधी का एक विकसित रूप कहा जाता है। यह पटना, गया, हजारीबाग तथा भागलपुर में बोली जाती है। इसका एरिया भी बहुत है। पटना आप देखते हैं, बिहार की राजधानी पटना, गया भी वहाँ का एक धार्मिक स्थान है, हजारीबाग भी, तथा भागलपुर में ये बोली जाती है। गया भी एक तीर्थ स्थान है, आपको याद हो तो कहते हैं कि गया में श्राद्ध की क्रियाएं होती है। पितृ पक्ष का जो श्राद्ध होता है, पिताजी की अगर देहांत हुई और उनके श्राद्ध को करना है तो वहाँ जगह भी कई लोग करते हैं। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि नर्मदा तट पर जाते हैं कई लोग सिद्धपुर में जाते हैं श्राद्ध करने के लिए। तो हमारे यहाँ ये 2 बड़े बड़े विस्तार है। कई लोग जो सौराष्ट्र वाले लोग हैं वो द्वारका जाते हैं, क्योंकि वहाँ यमुना नदी है, वहाँ वो करते हैं। तो हर प्रदेश के हिसाब से, तो ये भी एक पूरा बहुत बड़ा प्रदेश है गया, जो बुद्ध गया ऐसा कहते हैं, क्योंकि बौद्ध जो थे, भगवान बुद्ध, उन्होंने यहाँ से प्रस्थान किया था, और यहाँ पर उनके बहुत बड़े मठ और उनके धर्म ग्रंथ और स्तूप भी यहाँ पर है। तो एक धार्मिक स्थान है बौद्ध धर्मियों के लिए, और वहाँ पर बहुत सालों में हजारों लाखों लोग उसकी मुलाकात लेते हैं। तो वो मगही है वहाँ पर। तीसरी इसकी भाषा है मैथिली। मिथिला प्रदेश की बोली मैथिली है। यह पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, दरभंगा में बोली जाती है। मित्रों, ये सब नाम आपके परिचित है। पूर्णिया जिला, हमारे एक रचनाकार थे, आंचलिक उपन्यासकार, जिनका नाम है फणीश्वर नाथ रेण, वो पूर्णिया से ही थे। उनके उपन्यास मैलांचल है, पृथ्वी परिकथा है, जल, तो ये सारे जल टूटता हुआ, इसमें उन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया था वह मैथिली, और मैलांचल, पृथ्वी परिकथा में मैथिली भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। वो पूर्णिया जिला है। मुजफ्फरपुर, मुंगेर, दरभंगा ये भी उसी के पास के इलाके। मैथिली, मिथिला प्रदेश का उल्लेख रामायण में भी होता है। आप लोगों को अगर ध्यान है तो मैं अभी आपको पूछता हूँ, लेकिन जवाब मुझे ही देना है, क्योंकि आप लोगों को मैं जवाब देने के लिए कहूँगा तो आप थोड़ी देर करेंगे, धीरे धीरे बोलेंगे या बोलेंगे नहीं। इसलिए मैं अभी आपको तुरंत कहता हूँ कि मैं मिथिला प्रदेश का नाम रामायण में आता है, आप सब जानते हैं। जो जानकी थी, यानी कि सीता, श्री राम की धर्म पत्नी, तो सीता मैया मिथिला प्रदेश की
राजकुमारी थी। जनक राजा, उनके पिताजी, वो मिथिला प्रदेश के राजा थे। तो कितना प्राचीनतम उल्लेख मिथिला प्रदेश का है। तो उस प्रदेश की ये भाषा मैथिली है। इस तरह से बिहार की 3 जो बोलियां है उसकी हमने बात की। अब है पहाड़ी, ये 5वीं उपभाषा हिंदी की। मित्रों, अभी तक मैंने आपको जो बताया वो 4 अलग अलग भाग हिंदी की उपभाषाओं से, उसमें 5वां उपभाषा का प्रकार है पहाड़ी का। इसके अंतर्गत 3 बोलियों का समावेश किया गया है। पहली है नेपाली, दूसरी कुमाऊनी, तीसरी है गढ़वाली। देखिए, पहाड़ी इलाके के ही नाम है ये। नेपाल है, नेपाल प्रदेश है, पूरा प्रदेश है वो, लेकिन हमारे सीमावर्ती इलाकों में ये बोली बोली जा रही है। जिससे इसीलिए पहाड़ी की जो उपभाषा है उसमें इसे स्थान दिया गया है। पूर्वी पहाड़ी या नेपाली का विशुद्ध भाग काठमांडू की घाटी में प्रचलित है, जिसे नेपाली पर्वतीय गोरवाली भी कहा जाता है। मित्रों, सीधी सी बात है, क्योंकि नेपाली जो है गोवा, काठमांडू उसके नेपाल की राजधानी है, इसलिए काठमांडू की घाटी में ये प्रचलित है और विशुद्ध शुद्ध रूप वहीं मिलता है। प्रदेश के हिसाब से रूप बदलते हैं और काठमांडू की घाटी में प्रचलित है, जिसे नेपाली पर्वतीय और गोरखाली भी कहते हैं। गोरखा लोग भी है जो हमारे भारत में ही कई लोग रहते हैं, तो उनकी प्रजाति ऐसा कहते हैं कि वो मूल नेपाल के ही है, क्योंकि उनके चेहरे, उनके शारीरिक गठन देखोगे तो वो ऐसे ही लगते हैं। तो नेपाली जो है, इसकी उत्पत्ति दरद भाषा से हुई है। मैंने कहा ना आपको, जब भारतीय परिवार पढ़ा रहा है तो दरद यानी पहाड़ी इसका अर्थ ही होता है, तो इसीलिए इसकी उत्पत्ति दरद भाषा से होती है। इस क्षेत्र में देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है, पर उनके अंतर्गत भी देवनागरी में ही लिखा जाता है। लिपि जो है इनकी नेपाली की वो देवनागरी। बहुत कुछ समझ भी सकते हैं हम, क्योंकि नेपाली लोग अहमदाबाद में तो बहुत है, हर जगह वॉचमैन की नौकरी में रहते हैं वो लोग। मेरी सोसाइटी का ही वॉचमैन जो है वो नेपाली है, तो वो बोलता है कुछ कुछ बातों, कुछ कुछ मैं समझता हूँ भी। और वो पहाड़ी इलाके के, वो काठमांडू से थोड़े दूर के, तो उनका बोलना कुछ अलग हो जाता है। दूसरी इसकी बोली है वह है कुमाऊनी। और कुमाऊनी जो है ये नैनीताल और अल्मोड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। ये पहाड़ी इलाका ही है। नैनीताल को आप जानते हैं, अल्मोड़ा बहुत खूबसूरत जगह है। मित्रों, इसका उद्भव शौशनिक अपभ्रंश से माना जाता है। तो कुमाऊनी, कुमाऊं पूरा प्रदेश कहा जाता है और कुमाऊं प्रदेश पूरा पहाड़ी है। मैंने खुद देखा है जब मैं नैनीताल में घूम रहा था, और अल्मोड़ा में भी था मैं। बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है मित्रों। जैसे शिमला मनाली हम कहते हैं, ऐसे ही ये इलाके अद्भुत। कई फिल्मों में, कई टीवी सीरियलों में ये आते रहते हैं। पुरानी फिल्मों से लेकर आज तक के टीवी सीरियलों में नैनीताल देखने को मिलता है। और कई सीरियल, वेब सीरीज में भी इसका भरपूर अच्छी तरह से उपयोग है। कोई मिल गया पिक्चर आई थी ऋतिक रोशन की, उसमें नैनीताल का बहुत खूबसूरत चित्रण है। अगर आप उस फिल्म को देखें तो जो दिखाया गया है एक स्थान, अगर मैं कहूँ तो प्रीति जिंटा उसमें नायिका है, उनके घर को जो दिखाते हैं वो पूरा नैनीताल, नीचे आप देखेंगे तो वो पूरी ढलैया पहाड़िया सब कुछ दिखाई देती। बहुत खूबसूरत ये प्रदेश। तो वो कुमाऊं प्रदेश, इसलिए कुमाऊं नहीं। और ये नैनीताल और अल्मोड़ा, अल्मोड़ा भी बहुत खूबसूरत है। इतना खूबसूरत है, इसके भी चित्रण हमें फिल्मों में देखने को मिले। ये सारे बात। और अल्मोड़ा प्रांत के पास के गांव के सुमित्रा नंदन पंत, जो हमारे पहाड़ी कवि कहे जाते हैं, वो इसी इलाके के हैं। उनके घर को मैंने देखा है, और आज वो घर उनका म्यूजियम बन गया है।
और मैंने खुद उसकी मुलाकात ली। जब मैं घूमने गया था तो मैंने तय किया था कि मैं उनके गांव जाऊंगा और वहां पर देखूंगा। तो मैं वहां गया था और वहां पर मैंने उनके घर को देखा। बहुत बड़ा सा घर, जिसे आज म्यूजियम में कर दिया है। और इसीलिए उनको सौंदर्यवादी कवि कहते हैं, पंत जी को। क्योंकि पंत की कविता में आपको ज्यादातर वो दिखाई देता है पहाड़ी नैसर्गिक चरित्र। और इसीलिए अ, ये एक सौंदर्यवादी कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। तीसरी है गढ़वाल। गढ़वाल राज्य की बोली है गढ़वाली। यह गढ़वाल तथा मसूरी क्षेत्र में बोली जाती है। मसूरी का नाम भी आपने सुना है मित्रों। तो ये गढ़वाल प्रदेश में आती है। जो देहरादून से ही हम जा सकते हैं मसूरी जाना है तो। और वहाँ पर जो बोलियाँ बोली जाती है वह गढ़वाली है। और मसूरी का भी अपना एक अलग बहुत खूब निजी सौंदर्य है। इस तरह से मित्रों 5 उपभाषाएं हिंदी की, उसकी 18 बोलियों का हमने परिचय लिया। और आप लोगों को ये समझ में आ भी गया है कि ये पूरा जो एक प्रश्न बनता है वो प्रश्न बिल्कुल वही बनेगा जो आपके सिलेबस में है। इसी तरह से कि हिंदी की उपभाषा और बोलियों का परिचय दीजिए। इस तरह से आपको ये प्रश्न पूछा जाएगा कि हिंदी की उपभाषा एवं बोलियों का विस्तृत परिचय दीजिए। तब जाकर आपको इन 5 उपभाषाओं को बताते हुए उसमें आने वाली 18 बोलियों का परिचय देना पड़ेगा। ध्यान रखना आप सब मित्रों, कारण है क्योंकि प्रश्न का उत्तर लंबा लगता है लेकिन कई जगह बहुत कम डिटेल। जैसे गढ़वाली में एक वाक्य में पूरी हो जाएगी, नेपाली में एक वाक्य में पूरी हो जाएगी, कुमाऊं में एक वाक्य 2 वाक्य में पूरा हो जाएगा समझाना। आप लोगों को कुछ कुछ जगह ही विषय समझाना पड़ेगा, बाकी तो आप लोग उसको आगे भी समझा सकते हैं। तो ये पॉइंट मुझे आपको आज समझाना था। मैंने आज आपको अच्छी तरह से इसको समझाया है। दूसरा यूनिट 302 का मैंने पूरा किया आज। और अब हम तीसरे यूनिट में जाएंगे। तीसरा यूनिट पूरी तरह से हिंदी भाषा पर रहा है। हिंदी के उद्भव विकास की बातें आएगी, हिंदी की जो शब्द समय उसकी बातें आएगी। तो कितना अच्छा एक समन्वय हो रहा है कि हिंदी दिवस नजदीक आ रहा है और मैं आपको हिंदी भाषा के ऊपर पढ़ाने वाला हूँ। एक सुबह समन्वय हो रहा है। इसी दौरान हम हिंदी को भी जानेंगे। हिंदी का प्रादुर्भाव कैसे हो आप सब जानते हैं। आप लोगों ने 2 साल से आप इसका कार्यक्रम कर रहे थे। तो आप लोगों को हम कहते थे कि हिंदी का उद्भव विकास आपको बताना पड़ेगा कि हिंदी राष्ट्रभाषा क्यों है, हिंदी को राष्ट्रभाषा कैसे घोषित किया गया और राजभाषा किसे कहते। तो वो तात्विक जो भेद है वो भी हम लोग जानते हैं, समझते हैं। यहाँ पर आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा क्योंकि तीसरा यूनिट हिंदी के शब्द समूह को लेकर भी और हिंदी के उद्भव विकास को लेकर। तो हिंदी का जो उद्भव हुआ है, विकास हो रहा है, उसकी बातें हम उस यूनिट में पढ़ने वाले। और उसके बाद का जो यूनिट है वो पूरा आपके पेपर के हिसाब से जाएगा और वो है देवनागरी लिपि। आपके पेपर का टाइटल ही है हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि, बराबर है। हिंदी भाषा और लिपि ऐसा है टाइटल। तो लिपि का चौथा यूनिट है, उसमें हम हिंदी की ही जो लिपि है देवनागरी उसका परिचय प्राप्त करने वाले हैं। मतलब मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और मैंने आज आपको हिंदी की उपभाषाओं को लेकर उसके बोलियों को लेकर बता दिया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर से देखिए, मैंने सब समझाया है। 5 भाषाएं और उपभाषाओं का जो भाग रिहर्सल ने कराया 18 बोलियां। 5 उपभाषा में पहली पश्चिमी हिंदी, दूसरी पूर्वी, तीसरी राजस्थानी, चौथी बिहारी और पहाड़। पहली जो है पश्चिम में, उसमें 5 बोलियां है। खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली,
हरियाणी, कन्नौजी। हमने खड़ी बोली के बारे में सुना, एक ब्रज को लेकर सुना, बुंदेली को लेकर और हरियाणी को लेकर और कन्नौजी। फिर आती है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में हमने 3 उसकी बोलियां है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी का परिचय लिया। ठीक है, 5, 6, 7, 8 बोली हो गई मित्रों, आज गिनोगे तो। फिर राजस्थानी की 9, 10, 11, 12 हो गई, 4 मिलाओ तो 12। राजस्थानी की मेवाती, मालवी, जयपुरी, मारवाड़ी। फिर 13, 14, 15, 3 ये बिहारी की हो गई, बराबर 15 हो गई। और पहाड़ी की 3, 16, 17 और 18। नेपाली, कुमाऊनी, गढ़वाली। इस तरह से 18 बोलियों का आज हमने बहुत ही अच्छी तरह से विस्तृत रूप में परिचय लिया। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को मजा आया होगा समझने में और आप लोगों ने अच्छी तरह से इसे समझा भी है। और मुझे भी अच्छा लगा कि चलिए एक अच्छी तरह से इस पर हमारा काम भी हो रहा है और हमारा कोर्स 90% पूरा होने की तैयारी है मित्रों। ये बात भी मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि कितना अच्छा है कि 90% कोर्स मैं सेम 5 का पूरा कर रहा हूँ, अकेला बंदा। फिर भी अच्छा टाइम है, भले रोज के एक लेक्चर होता है पर परफेक्ट होते हैं। एक लेक्चर में हम 50 मिनट 45 मिनट का जो लेक्चर रखते हैं उसमें ज़्यादातर मैं पढ़ाता हूँ और वो आप सबको याद भी है कि हम बातें बहुत कम करते हैं और ज़्यादातर